Hello everyone, this is Hardeep from BTech first year, IIT Delhi. So today we will be doing friction. तो आज हम करने वाले हैं force of friction, factors affecting friction and spring balance. तो friction क्या होता है? Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. It always slows a moving object down. तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसके मूवमेंट को अपोज करता है और ये हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करने की कोशिश करता है. तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है ना, लाइक अगर आपके पास एक बॉल है, वो ग्राउंड पे रोल कर रही है तो थोड़ी देर बाद खुद ही रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो उसे चलते रहना चाहिए था जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता. तो इसका मतलब कि उसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा है. तो वो फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन का होता है, जो उस बॉल और ग्राउंड के बीच में लगता है. ठीक है. सो फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा ही किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, उसकी मूवमेंट जो है उसे अपोज करने की कोशिश करता है, उसे रेस्ट पे लाने की कोशिश करता है. ठीक है. तो फ्रिक्शन कब कब लगती है ये देखते हैं हम. तो फ्रिक्शन अकर्स when the two surfaces are in contact. जब कोई भी दो surfaces contact नहीं होते हैं तो फ्रिक्शन लगती है. That is why फ्रिक्शन को contact force भी बोला जाता है. तो जैसे आपके पास ये ब्लॉक पड़ा है, आप इसे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो इसका मोशन राइट डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन लग रही है वो लेफ्ट साइड को लगेगी, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो आपका काम बढ़ाना चाहती है, तो वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा इसे ओवरकम करने के लिए. So friction always work in the direction opposite from the direction in which object is moving or trying to move. ठीक है. तो friction और कब लगती है? Friction also occurs when a liquid or gas is pushed out of the way of a moving object. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो जाता जाता अपने रास्ते में से पानी या फिर हवा, मतलब पानी या कोई भी और लिक्विड, तो लिक्विड या किसी गैस को क्या करता है, हटाता हुआ जा रहा है, तो ये फ्लूइड्स जो है, लिक्विड और गैस क्योंकि ये फ्लो करते हैं तो हम इन्हें फ्लूइड्स भी बोल रहे हैं, तो ये फ्लूइड्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं. मतलब कि इन्हें साइड पे हटाने के लिए आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है. वो फोर्स जो होता है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है. लाइक अगर स्कूबा डाइविंग या स्विमिंग कर रहे हो आप, तो उसमें आपको अपने हाथों से और पैरों से मूवमेंट करके पानी को साइड पे करना होता है, तो उसमें आपका फोर्स लगता है. वो फोर्स क्या कर रहा है, आपको फ्रिक्शन जो है उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है. सिमिलरली अगर आप एक बाइसाइकिल राइड कर रहे हो तो आप एयर को हवा को साइड पे करते हुए जा रहे हो, मतलब यू आर पुशिंग एयर आउट ऑफ योर वे. ठीक है. तो ऐसे में वो एयर जो है वो आपके क्या एक्सर्ट करती है, फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ता है अपने मूवमेंट के लिए. ओके. तो अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, कारण क्या है फ्रिक्शन का. तो even though a surface may appear smooth, but if you see the magnified view, the surface is not perfectly smooth. कि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस आपको देखने में बड़ा स्मूथ लग रहा है, लेकिन अगर आप उसे मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ ऐसे टाइप की इरेगुलरिटीज होती है. लाइक यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स पड़े हैं, हम दोनों के कॉन्टेक्ट वाले पार्ट का मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हैं. ये ब्लॉक 1 है और ये सेकेंड वाला ब्लॉक है. तो दोनों के सरफेसेस पे क्या है, इरेगुलरिटीज है. ये जो है कुछ हिल्स एंड वैलीज टाइप मुझे दिख रही हैं, ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों ब्लॉक जो है वो एकदम से अटैच टाइप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. तो ये फ्रिक्शन का कारण बनते हैं. ठीक है. तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट. तो इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है. अभी हम देखेंगे कि जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं दे हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज. माइन्यूट मतलब छोटी वाली, तो उनमें छोटी इरेगुलरिटीज होती है बिटवीन द टू सरफेसेस, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है. लेकिन जो रफ सरफेसेस होते हैं दे हैव लार्जर इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस. अगर उन हिल्स एंड वैलीज का साइज बड़ा होगा तो वो उतना ही और फॉर्मली इंटरलॉक कर जाएंगे एक
दूसरे में, उतना ही दो ब्लॉक्स को मूव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, मतलब एक ब्लॉक को दूसरे के ऊपर मूव करना मुश्किल हो जाएगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सर्फेसेस आर रफ। तो जितनी सर्फेसेस की रफनेस ज्यादा है उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स भी ज्यादा लगता है। तो हम और फैक्टर्स देखते हैं कि रफनेस के अलावा फ्रिक्शन और किस पे डिपेंड करती है। तो देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। पहला तो रफनेस है जो हमने देख लिया है। सेकंड है द एक्सटेंट टू विच द सर्फेसेस प्रेस ईच अदर। इसका क्या मतलब है, लाइक आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक अगर एक आपके पास हैवी ब्लॉक है मान लीजिए, और एक आपके पास लाइट ब्लॉक है, और आपको दोनों को ग्राउंड पे मूव करना है, तो किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, हैवी को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका वेट ज्यादा है, तो उस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लाइट ब्लॉक है और ग्राउंड है उसके बीच में। तो वेट पे भी डिपेंड करती है फ्रिक्शन, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी ब्लॉक को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द सरफेस। अभी सरफेस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लाइक अगर आपके पास वो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ सरफेसेस हैं तो उनमें भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज उनकी स्मूथनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमेशा रफ सरफेसेस जो है वो तो फ्रिक्शन बढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर अल्ट्रा स्मूथनेस आपके पास आ जाए तो भी क्या हो जाती है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। तो अब हम देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे इसकी हुक में हैंग कर देते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि उस पर क्या फोर्स लग रहा है, तो वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखना यहाँ पे, it consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it। तो जब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो इस पे भी लगेगा, तो इस पे फोर्स लगने की वजह से जो इसमें स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाता है। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। तो उस स्प्रिंग की स्ट्रेच होने के अकॉर्डिंगली, अगर ज्यादा स्ट्रेच हुआ है तो ज्यादा मूव करेगा। ऐसे यहाँ पे ये जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर वो मूव करता है स्केल के ऊपर, तो कहीं पे आके रुक जाएगा जहाँ पे जो रीडिंग होगी वो आपको देगी कि कितना फोर्स लग रहा है। द रीडिंग ऑफ द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये जो है यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत हमें फ्रिक्शन को अगर एस्टिमेट करना तो उसमें पड़ती है। लाइक मान लीजिए आपके पास एक ब्रिक है, आपने उस पर एक थ्रेड को कॉइल करके क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस से बांध दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस स्प्रिंग बैलेंस को आप खींच रहे हो, उससे क्या होगा, जितना इस धागे में जो टेंशन है, मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे हो वो यहाँ पर मेजर हो रहा है। ठीक है, तो the reading on the spring balance when the brick just begins to move gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor। मतलब क्या, कि आप इस पे फोर्स लगाते चलो, जब तक ब्रिक मूव नहीं करती आप देखोगे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। जब से ब्रिक मूव करने लग जाए तो वो रीडिंग जो यहाँ पे होगी इस पे, उसका मतलब होगा कि आपने जस्ट अभी अभी क्या किया है, फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया है। मतलब कि इतना जितनी ये वैल्यू है इतनी फ्रिक्शन लग रही थी इसके और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो कि आपने ब्रेक के ऊपर एक पॉलीथीन बांध लिया और फिर हम करके देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि फ्रिक्शन किसके बीच में ज्यादा है, ब्रेक और ग्राउंड के बीच में, पॉलीथीन और ग्राउंड के बीच में, या जिसके बीच में भी आप निकालना चाहते हो। तो इससे हमें फ्रिक्शन का एक अंदाजा लग जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू।